नमस्कार, जोहर। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आजाद जेपीएससी अकेडमी पर। तो आज मैं आपके लिए फिर से लाया हूं जीएस पेपर 3 का, और ये इंपॉर्टेंट है जेएसएससी के सभी एग्जाम्स के लिए। जेएसएससी में जितने जेएस के पेपर पूछे जाते हैं उसमें एक टॉपिक होता है देश की राजनीतिक प्रणाली। हालांकि ये बहुत लंबा चीज है, बट इसे मैं शॉर्ट करके आसान भाषा में आसान तरीके से समझाऊंगा, जो कि आपके एग्जामिनेशन बेस्ड होगा। अगर मैं इसे पढ़ाऊं या फिर इसे एग्जामिनेशन से हट के बताऊं तो ये काफी विस्तृत हो जाता है, क्योंकि देश की राजनीतिक प्रणाली यूं ही 1 घंटे में समझ में नहीं आती है। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे राजनीतिक प्रणाली समझाऊंगा, बताऊंगा बहुत सारे फैक्चुअल डाटा, कुछ याद कराऊंगा, कुछ ट्रिक दिखाऊंगा। लोकसभा राज्यसभा में बार बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, उसको लेके मैं ट्रिक्स दिखा दूंगा। आज के बाद कभी कंफ्यूज नहीं होइएगा। साथ ही साथ लास्ट में मैं एमसीक्यू कराऊंगा, तो वो उसके लिए भी रेडी रहेगा। यानी मैं हट जाऊंगा, स्क्रीन पे आपको क्वेश्चंस दिखेंगे, 4 विकल्प दिखेंगे और आपको सही उत्तर देने होंगे। मैं उसका उत्तर भी बताते चलूंगा, डिस्कस भी करूंगा। ये एक इंपॉर्टेंट वीडियो जेएसएससी के लिए, सभी जेएसएससी के सभी एग्जाम्स के लिए, चाहे वो पीजीटी हो टीजीटी हो, क्योंकि पीजीटी में अगर आपका पेपर है ये जीएस पेपर, तो वहाँ पढ़ने होते हैं। यानी अगर पॉलिटिकल है, पॉलिटिकल साइंस, तो एक पेपर के रूप में ये पढ़ा जाता है। टीजीटी हो वहाँ भी पढ़ा जाता है। जैसे सीजीएल हो वहाँ तो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 3 नंबर पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। यानी एक क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, कभी कभी 2 क्वेश्चन भी पूछ दिए जाते हैं इसी में से। तो यहाँ मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से समझाऊंगा कि पिता कौन है, पुत्र कौन है और दादाजी कौन है। उसको कोरिलेट करके मैं यहाँ पे राजनीतिक प्रणाली को भी समझाऊंगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले देश की राजनीतिक प्रणाली। भारत देश जो है वो संप्रभु है। संप्रभु का मतलब क्या होता है? हम आंतरिक और बाह्य मामलों में खुद डिसीजंस ले सकते हैं, यानी हम संप्रभु हैं। जैसे आप अभी के टाइम में अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आप संप्रभु नहीं हैं। आप बहुत सारे डिसीजन खुद नहीं ले सकते हैं, आपके माता पिता लेते हैं या आपके बड़े भैया लेते हैं। लेकिन किसी की शादी हो जाती है और वो खुद अपने पैरों पे हैं, तो कह देगा कि हमको जो मर्जी आएगा वो करेंगे। यानी वो आंतरिक और बाह्य दोनों मामलों में बिल्कुल स्वतंत्र होता है। भारत क्या एक संप्रभु देश है, यानी हम इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों मामलों में बिल्कुल स्वतंत्र रूप से कोई भी डिसीजंस ले सकते हैं। देखिए, देश की राजनीति, राज्य को चलाने के लिए एक राजनीति चाहिए। राजनीति, अब राजनीतिक प्रणाली को पढ़ना एक सिस्टम है। देश की नीति को, राजनीति किसको बोलते हैं? राज्य की नीति मतलब दुनिया भर के नियम कानून, अकड़म बकड़म, अच्छे बुरे सब होते हैं उसमें, है ना। तो वो आपको सिस्टम पढ़ना है। इसे मैं शॉर्ट में 3 भाग में पढ़ाने के दृष्टिकोण से बांटा हूं। ये कोई भाग नहीं होता है, बट मैं आपको सब समझाने के दृष्टिकोण से। संविधान पहला में रखा है कॉन्स्टिट्यूशंस। देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अगर हो ही नहीं तो प्रणाली बिल्कुल फेल्योर साबित हो जाएगा और कोई काम का नहीं रहेगा। दूसरा है संसदीय शासन प्रणाली, जो कि हम ब्रिटेन से लिए हैं। और तीसरा है भारत में बहुदलीय व्यवस्था है, यानी यहाँ पे 8 नेशनल पार्टियां हैं, साथ ही साथ 54 जो हैं राज्य स्तरीय पार्टियां हैं, और बहुत सारी और पार्टियां हैं, है ना, जिनके नाम भी आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन राज्य स्तर के 54 लगभग पार्टी हैं, और ये कभी कभी बढ़ते भी रहते हैं, है ना। चलिए अब समझाता हूं। संविधान के ऊपर, अब इसको यूं समझ लीजिए, मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिखता हूं और आपको दिखाता हूं। पहले मैं समझा देता हूं, फिर आपको लिख के दिखाता हूं। देखिए, सबसे पहले हम सभी या तो 2 जगह रहते हैं, या तो गांव में रहते हैं या तो शहरों में, या यूँ कहें नगर महानगर जहां भी रहते हूं। तो मैं 2 कैटेगराइज करता हूं, या तो गांव में रहते हैं या शहरों में रहते हैं, बस यही कैटेगरी है ना। हम रहते हैं, हमारे ऊपर कौन है? हमारे ऊपर मुखिया राज्य करता है। और अगर आप नगर में हैं तो नगर पालिका के थ्रू आपका शासन व्यवस्था चलता है। तो मैं ग्रामीण सिस्टम से लेता हूँ, बिल्कुल धरातल से। हम मतलब पूरे जो पीपल हैं, है ना, यानी हम सभी भारतीय। हम अपने घरों में रहते हैं, अपने गांव में रहते हैं। हमारे गांव का हेड व्यक्ति होता है मुखिया के ऊपर जाइएगा तो चूंकि ब्लॉक होता है, तो ब्लॉक पे पंचायत समिति, फिर जिला स्तर पे जिला परिषद। ये हुआ स्थानीय स्वशासन का पैटर्न जो त्रिस्तरीय है। ठीक इसके ऊपर जाइएगा तो राज्य आपको मिलेगा। मैं एकदम लंबा छलांग मार दिया इस बार, है ना। राज्य का जो होता है, अगर हेड देखा जाए तो होता है सीएम। फिर देश में जाइएगा तो पीएम, और ऊपर जाइएगा तो देश के ऊपर क्या है? देश को चलाता कौन है? सरकार का एक अंग है, आप कह लीजिए पीएम, या यूं कह सरकार का मुखिया, यानी उसी का अंग है। तो सरकार का मुखिया कौन हुआ? पीएम हुआ। उसके ऊपर जाइए, सरकार के ऊपर तो बना हुआ है हम सभी के नियम कानून के को दायरे में, मतलब हम सभी को एक नियम कानून के दायरे में रखने के लिए संविधान बनाया गया है।
लेकिन हम रहते भले नीचे हैं, लेकिन ओहदा देखिएगा, हम भारत के लोग, हम सभी संविधान से भी ऊपर हैं, क्योंकि संविधान का निर्माण हम सभी ने किया है। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, ये कहाँ से स्टार्ट होता है? हम वर्ड से, हम मतलब पीपल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका संविधान जो बनाया, भारतीय संविधान को जो बनाने की बात आई थी, पहले अंग्रेज यहाँ रूल करते थे। बेसिकली मैं थोड़ा समझा के भी पढ़ाता हूँ ताकि आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाए। फैक्चुअल डाटा यहाँ ऑलरेडी लिखे हुए हैं, एक एक चीज़ मैं समझाऊंगा, मुझे केवल ध्यानपूर्वक सुनिएगा तो बहुत सारे डाटा याद हो जाएंगे। अब मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा। हम रहते हैं, हम कहाँ रहते हैं? तो या तो गांव या शहर, गांव या शहर, यही है। हमारे ऊपर यानी राज कौन करता है? मुखिया। उसी गांव में ग्राम पंचायत, मुखिया के ऊपर हम शॉर्ट में लिखते हैं। ये देखिए, ये क्या हो गया, 1 मिनट। तो गर्मी के कारण ये बहुत दिक्कत होता है ना, ये मुखिया के ऊपर यानी ये ग्राम पंचायत। फिर आएगा पंचायत समिति, मैं शॉर्ट में लिखता हूँ। फिर जिला परिषद अध्यक्ष। इसके बाद राज्य आया, राज्य में यहाँ पे होगा सीएम। फिर देश में कौन होगा? पीएम, देश में पीएम। इसके ऊपर है सरकार, मतलब सरकार यही मान लीजिए आप। सरकार के 3 अंक, तो ये मैं ऊपर या बराबर समतुल्य रख सकते हैं आप। इसके ऊपर है संविधान। लेकिन देखिए, हम लोग रहते भले नीचे हैं, यहाँ बनाया कौन संविधान को? हम सभी। आपको पता होगा कि कैबिनेट मिशन जो आया था 1946 में भारत, तो कैबिनेट मिशन के तहत नवंबर 1946 में संविधान सभा गठित होती है, जिसमें 389 मेंबर होते हैं। और उसमें धन्य मानिए उन सभी मेंबर्स का जिन्होंने 60 से भी अधिक देशों के संविधान को पढ़ डाला था और ये कहा था कि देखिए, महात्मा गांधी के समक्ष अंग्रेज लोग इतने कटाक्ष करते थे दूसरे तरह से, क्योंकि ये वकील थे और वकील के सामने कोई लड़ नहीं सकता है, तो कटाक्ष कर सकते हैं ना। आप अगर पावरफुल हैं तो आपके सामने कोई लड़ेगा नहीं, आपको कटाक्ष करेगा साइड से। कटाक्ष किया था, तब इन्होंने 1922 में कहा था कि ठहरो, हम एक ऐसा संविधान बनाएंगे जो केवल भारतीय होंगे उसमें और भारतीयों के अनुसार होगा, एक भी अंग्रेज नहीं होगा। इस संविधान को बनाने में सब भारतीय थे, अंग्रेज नहीं थे। अब 389 में देखिए जितने भी मेंबर थे, चाहे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, राजेंद्र प्रसाद हो, महात्मा गांधी हो, बी.आर. अम्बेडकर को भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने ड्राफ्टिंग तैयार की थी। ड्राफ्टिंग कहने का मतलब, जैसे इस बोर्ड को तैयार कौन किया? मान लीजिए इस बोर्ड को पहले दिमाग में आया, ये ऑर्गेनाइज किया, मैंने ऐसे ऐसे सजाया, ऐसे ऐसे लिखा, तो इसके फादर कौन हुए? मतलब तो उसी तरह ड्राफ्टिंग कमेटी जो प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष थे बी.आर. अम्बेडकर और उनको लेकर टोटल 7 सदस्य उसमें थे। तो ड्राफ्टिंग कमेटी, बहुत सारी समितियां बनी। अब क्या लगता है कि प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो ऐसे ही हवा में काम करते हैं? नहीं, इनके पीछे समितियां होती है, संसदीय समितियां होती है, सचिव होते हैं। मेन काम तो उनका होता है, इनका काम तो केवल ऊपर का होता है। बात समझिए। तो ये 389 मेंबर आए, संविधान सभा बना और बी.आर. अम्बेडकर उसके हेड बने। देखिए गर्मी कितनी है ना, मैं भीगने लगा। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन अथक परिश्रम किया लोगों ने। और हम उसी, सोचिए कि हम भारत के कैसे नागरिक हैं कि हम उसी भारतीय संविधान को बनाने वाले लोगों को गालियां तक दे देते हैं। कभी आप उनकी हिस्ट्री को पढ़ के देखिए, तब समझ में आएगा। उस दिन से गाली बंद कर दीजिएगा। आमतौर पे आदमी कभी किसी के बारे में बुरा कब बोलता है? जब तक वो उस व्यक्ति से या उनकी बातों से अनभिज्ञ होता है। जिस दिन आप उस बात से भिज्ञ हो जाइएगा, यानी आप उस बात को जानने लगेगा, उनकी सच्चाई को समझने लगेगा, नहीं बोलिएगा। तो देखिए 60 देशों से अधिक देशों के संविधान को क्यों पढ़ा गया था? इसलिए पढ़ा गया था कि हम अपने पूरे देश का सबसे मजबूत संविधान वाला देश बनाएंगे। अपने देश को इतना फंडामेंटल तरीके से देंगे कि कोई घर में बाहरी आदमी अगली बार ब्रिटेन जैसा काम ना कर पाए। और इन्होंने अथक परिश्रम करके ही तो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगाए और फिर भारतीय संविधान सभा जो था वो काम करते करते फिर संविधान का गठन करता है। तो यूं ही नहीं बना, बहुत इसके पीछे स्ट्रगल है, बहुत कहानियां हैं। अब 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन संविधान सभा की 3 महत्वपूर्ण बैठक हुई थी। वो बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। अब 9 दिसंबर 1946, फिर 2 दिन बाद 9, 2, 11, 2, 13, 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946 और 13 दिसंबर 1946। ये डेट याद रखिएगा, तीनों डेट मैं समझा देता हूँ। 9 दिसंबर 1946 को हुआ क्या था? सबकी सहमति से सभा के सबसे बुजुर्ग टाइप के व्यक्ति थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। उनको अस्थायी मतलब परमानेंट नहीं थे, वो अस्थायी थे, अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। जब रात में सब गया तो सब सोचने लगा कि अब अस्थायी अध्यक्ष बन गए, काम करेंगे। तो रात में अचानक सबके तेज लोगों के दिमाग में ही ठन का कि अरे बुढ़वा मर गया, तो अब
ये बुढ़वा रातें ढलंग गया, तब तो हम लोग का संविधान बन जाएगा। अंग्रेज हम पे हंसेगा। अंग्रेज कहते थे कि आप लोग संविधान कैसे बनाइएगा, हम देखेंगे। लेकिन अंग्रेज ये भूल रहे थे कि वो किससे पंगा लिए हैं। भारतीयों में एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है जुगाड़। किसी चीज़ का जुगाड़ कर लेते हैं, है ना। तो वो 13 दिसंबर 1946 को एक बहुत बड़ा काम हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू इसी संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव लाए थे और यही उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा स्वीकृत करती है और यही आगे जाके हमारा प्रियम्बल बना, प्रस्तावना, जिसे हम संविधान की चाबी कहते हैं यानी कुंजी कहते हैं। संविधान की आत्मा कहते हैं आर्टिकल 32 यानी संवैधानिक उपचारों के अधिकार, ये वो फंडामेंटल राइट्स है। और फंडामेंटल राइट्स वो होता क्या है, दोनों में कॉमन चीजें मैं समझा देता हूं, पहले ये समझ लीजिए। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगा। अब ये चीजें हो गई 9 दिसंबर, 11 दिसंबर, 13 दिसंबर 1946। 22 जनवरी 1947 को जब उद्देश्य प्रस्ताव लाए पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो उस पर मतलब 13 दिसंबर को लाए थे और 22 को जब स्वीकृति मिली तो यही उद्देशिका जो था वो आगे जाके जो उद्देश्य प्रस्ताव था वो प्रस्तावना यानी प्रियम्बल या उद्देशिका बना। प्रियम्बल या उद्देशिका एक ही बात है, या प्रस्तावना। अब यहाँ पे देखिए प्रस्तावना जो लाए, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रस्तावना लाए, उसमें बहुत सारी बातें लिखी हुई थी और इसको फिर मान्यता मिल गई थी और यही हमारा संविधान का चाबी बनता है। देखिए संविधान का चाबी यानी संविधान को अगर आपको पढ़ना है, खोलना है, ताला खोलना है, बक्सा का ताला खोलना है या गोदरेज का ताला खोलना है तो एक चाबी है। प्रस्तावना को पढ़िएगा तो बेसिकली सब चीज़ समझ में आ जाती है कि संविधान में होगा क्या। और दूसरा बोलते हैं आर्टिकल 32 जो कि हमारा एक फंडामेंटल राइट्स है यानी मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है। और इस मौलिक अधिकार को संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं, आर्टिकल 32 को। ठीक, आर्टिकल 32 भारतीय संविधान की आत्मा है यानी उसी में चीजें निवास करती हैं। क्लियर है यहाँ तक। तो प्रस्तावना जब बना तो उसमें बहुत सारी बातें निकल के आई और देखिए 60 देशों के संविधान को जो पढ़ के लोग बनाए थे वो बहुत समझदार थे। विश्व का सबसे विशालतम, सबसे बड़ा, सबसे विस्तृत संविधान वाला देश भारत का है। और भारत क्या है, एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है। यहाँ लोकतंत्र है यानी डेमोक्रेसी है, रिपब्लिक है ना। और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पे जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो ऊपर के नेता मंत्री होते हैं उनको चुना जाता है, यानी हमारे ऊपर जो रूल करते हैं, यानी यूँ है कि देश की राजनीतिक प्रणाली को जो चलाते हैं उन्हें हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तौर तरीके पे चुनते हैं। जैसे प्रेसिडेंट, हम डायरेक्टली वोट तो नहीं करते बट इनडायरेक्टली वोट उन्हें करते हैं। हम ना तो विधानसभा को वोट करते, ना राज्यसभा को करते, ना लोकसभा को करते, तो शायद प्रेसिडेंट बनता ही नहीं। बट हम विधानसभा को वोट डायरेक्ट करते हैं, लोकसभा को वोट डायरेक्ट करते हैं, राज्यसभा को वोट नहीं करते हैं क्योंकि विधानसभा के सदस्य ही उनको वोट करते हैं। तो डायरेक्ट, अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली यहाँ पे 2 तरह से चलती है। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। प्रस्तावना में स्टार्ट जो वर्ड होता है वो हम से होता है, इसे भारतीय संविधान की कुंजी या चाबी कहा गया है। फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटीज दिए गए। हमारी भारतीय संविधान की बहुत सारी विशेषताएं हैं। हमें फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं। भारतीय संविधान, अच्छा भारतीय संविधान में जब बना था, ये तो छूट ही रहा था, बना कब था, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हुआ, यानी हम इस दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान, अपनी संविधान सभा में इसे अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये वर्ड याद रखिएगा, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं, मतलब हम आत्मा से अर्पित करते हैं, अंगीकृत करते हैं। तो ये 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हुआ। 2 महीना क्यों रुका, 2 महीना क्यों वेट किया गया? एक डेट याद रखिएगा, 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पे वहाँ पे पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। झंडा वंडा फहरा के नारे लगाए गए थे और कहा गया था कि अंग्रेज जो हमें कहते हैं कि तुम हमारे गुलाम हो, हम बिल्कुल स्वाधीन हैं। तो स्वाधीनता दिवस मनाया गया था और उसी वर्ष 26 जनवरी को कसम खाया गया था कि हर वर्ष 26 जनवरी को हम यहाँ झंडा फहराएंगे और स्वाधीनता दिवस पूरे भारत में मनाएंगे। इसी डेट को ध्यान में रखते हुए यहाँ वेट किया गया कि नहीं 26 नवंबर 1949 को बना है लेकिन हम उस डेट को अमर करना चाहते हैं, तो फिर ये 2 महीना रुक के 26 जनवरी 1950 को प्रभावी या लागू हुआ था। देखिए संविधान जब बना था उस समय आर्टिकल कितने थे, शेड्यूल कितने थे और पार्ट कितने थे? ये तीनों आर्टिकल थे 395, शेड्यूल यानी अनुसूची थी 8 और पार्ट थे 22। इसे वर्तमान टाइम में अगर देखा जाए तो 465, अभी मैंने हाल फिलहाल में 2-3 महीने नहीं देखा है। और 8 के जगह ये 12 शेड्यूल हो गया, 25 भाग हो गए। तो 25 भाग
12 अनुसूचियां और 465 से भी ज़्यादा अनुच्छेद हो चुके हैं। लेकिन मूल रूप में देखिएगा ओरिजिनली तो संविधान में आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल का लास्टवा नंबर 395 ही है, 396वां नहीं है। जैसे 19A 19B ऐसे बीच वाले ऐड हुए हैं, तो बीच में सीरियली नंबर अगर हम देखें नंबर तो ये 465 है, लेकिन अगर हम वो देखिए सीरियल नंबर 1 2 3 4 तो 395, यानी मूल रूप में संविधान आज भी 395 अनुच्छेद है और गिनती की संख्या से देखें तो 465 प्लस। तो ये हो गया। अब हमें फंडामेंटल राइट भारतीय संविधान के भाग 3 के तहत दिया गया, अनुच्छेद 12 से 35 में इसका वर्णन है और 36 से 51 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, कर्तव्य भी हैं। हमें मूल अधिकार दिए गए, फिर मूल अधिकार कितने हैं 6, पहले 7 दिए गए, संपत्ति का अधिकार भी था लेकिन अब वो छीन के हट गया, आर्टिकल 300 में चला गया। फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे 11 हैं, हमारे कर्तव्य भी बनते हैं। हमें जो संविधान अधिकार देती है बोलने का, सरकार के विरुद्ध आवाज उठाने का, आयोग के विरुद्ध बोलने का, कुछ भी कहने का, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का, तो हमारे ड्यूटीज भी हैं। ये नहीं कि पेड़ लगाए तो उखाड़ के फेंक दीजिए, मेरा क्या जाता है, नहीं, आपका अधिकार के साथ कर्तव्य भी बनता है। तो ये सारी चीजें दी गई। अब सरकार पे आते हैं, मुख्य रूप से सरकार। देखिए सरकार का जब भी बात आए तो आप जनरली 3 चीजें लाइएगा। सरकार में 3 चीजें होती है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशियरी, यानी इसे मैं मिटा देता हूं, है ना। यहाँ पे व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका या व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका का काम होता है, देखिए व्यवस्थापिका का पहले समझ लीजिए, व्यवस्थापिका का काम होता है कानून को बनाना, और जब आपकी नौकरी होगी तो इसी सरकार के पार्ट आप होंगे, यानी आप सरकारी कर्मचारी या पदाधिकारी या अधिकारी बनते हैं, यही बनेंगे आप। नेता मंत्री तो बनना नहीं होगा, आप सबको जो वीडियो देख रहे होंगे मेरा, तो सरकारी कर्मचारी ही बनेंगे, यानी सरकार के अंग के रूप में आप काम करेंगे। तो कौन सा अंग होंगे आप, तो कार्यपालिका होंगे। अब समझिए, विधायिका का मतलब जितने भी नेता मंत्री जो कानून बनाते हैं, यानी जो विधानसभा में हो, लोकसभा में हो या राज्यसभा में हो, ये सारे विधायिका में आते, व्यवस्थापिका या विधायिका में आते हैं। कार्यपालिका बने हुए कानून को लागू करना या करवाना, इनका काम होता है। न्यायपालिका का काम 2 होता है, न्याय देना और दंड देना। दंड देना पुलिस का काम नहीं होता, याद रखिएगा। तो चलिए ये सारी चीजें यहां तक समझ में मोटा मोटी आ गई होगी। अब संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से जो ली गई है, अब इस सरकार के अंग में सरकार का जो हेड व्यक्ति होगा वो कौन होगा। देखिए अलग अलग जगह अलग अलग है, कहने का मतलब कि कार्यपालिका का अगर प्रधान देखें हम तो प्रेसिडेंट होगा, कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान देखें तो वो फिर हो जाएगा प्रधानमंत्री। कार्यपालिका का औपचारिक और हेड समझ लीजिए। औपचारिक का मतलब कि जैसे किसी की शादी में गए, फॉर्मेलिटी निभाए, खाए पिए चल दिए, फॉर्मेलिटी हो गया, और किसी की शादी में गए जम के वहाँ काम भी किए, उसके साथ हेल्प भी किए, बढ़िया से खाए पिए भी, वो हुआ आपका वास्तविक रूप में साथ देना। तो वास्तविक रूप में अगर हेड पूछा तो आप प्रधानमंत्री कहिएगा, कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान। कार्यपालिका का प्रधान केवल पूछा तो प्रेसिडेंट। कार्यपालिका का औपचारिक यानी फॉर्मल प्रधान तो ये प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति। न्यायपालिका का हेड तो आप जानते हैं कि न्यायपालिका का हेड आपका सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य जज होते हैं वो होते हैं। तो सरकार जो चलती है, सरकार का प्रमुख जो होता है प्रधानमंत्री होता है। ठीक, चलिए अब यहाँ समझिए संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है। और ब्रिटेन से ली गई संसदीय शासन प्रणाली, तो हमारे यहाँ पे एक चीज़ तो है कि संसदीय शासन प्रणाली है, इसलिए हम वोट करते हैं और हम अपने राष्ट्राध्यक्ष को चुन पाते हैं। राष्ट्राध्यक्ष को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तौर पे चुनते हैं। देखिए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री इसमें 2 स्तंभ के रूप में मैंने रखा है। राष्ट्रपति होते राष्ट्र के अध्यक्ष, जबकि प्रधानमंत्री सरकार का एक तरह के मुखिया या प्रमुख कह लीजिए। राष्ट्र का प्रमुख होगा ये राष्ट्राध्यक्ष या राष्ट्र प्रमुख। कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री होते हैं, और देश का संवैधानिक प्रधान अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति। कार्यपालिका का प्रधान अगर केवल पूछा तो राष्ट्रपति, लेकिन कार्यपालिका का रियल प्रधान, रियल हीरो कौन है तो कहिएगा प्रधानमंत्री। मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री। संसद का प्रमुख अंग होता है राष्ट्रपति, संसद का प्रमुख अंग प्रधानमंत्री। यहां मत कह दीजिएगा, संसद का प्रमुख अंग देखिए 3 ही अंग होते हैं, संसद के अंग नहीं होते हैं प्रधानमंत्री, याद रखिएगा। चलिए यहां समझाता हूं आपको 2-3 बातें। पहला तो ये समझ लीजिए कि एक व्यक्ति हैं दादाजी, फिर है पापा जी, और फिर है पुत्र जी। पापा के भाई भी होंगे या पुत्र मैं कह लूं। देखिए घर में सबसे बेसिकली तरीके से समझाता हूं, समझिएगा, बेसिकली तरीके से समझाता हूं। घर में कोई भी शादी ब्याह
कहीं बच्चे को एडमिशन कराना है, 10-20 लाख रुपए लग रहे हैं, कुछ और इन्वेस्ट करना है, ज़मीन बेचना है, खरीदना है, कुछ भी काम करना है, आपके घर में आज वाला मत अप्लाई कीजिएगा, आज के 30 साल 40 साल पहले तक का अप्लाई कीजिएगा। आज का दुनिया कुछ और ही हो गया है ना। तो पहले आपका मेन घर का मुखिया होता है दादाजी। मेन रियल में कौन होता है, रियल में काम कौन करता है, तो पापा जी या उनके भाई कह लीजिए, मेनली पापा जी, क्योंकि भाई तो यहाँ चले गए नीचे ना, तो पापा जी काम करेंगे मेनली, ठीक है। दादाजी के भाई 4-5-6 बच्चे होंगे तो उनके भाई यहाँ हो गया, और पापा जी के बेटे भी तो होंगे। दादाजी घर के मुखिया होते हैं। जितना भी चंदा कटना होगा, जो भी नाम आएगा, आप कहीं झगड़ा करके आइएगा, कोई काम करके गए तो इनके दादा या इनके दादा, आप ही के दादा का नाम आएगा। कोई चंदा राशि आएगा तो आपके नाम से आए, आपके पापा के नाम से नहीं काटेगा, दादा के नाम से। तो दादा बराबर आप याद रखिएगा प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति, ठीक है। पापा जी बराबर प्रधानमंत्री, और भाई या पुत्र बराबर याद रखिएगा मंत्री परिषद। इसको मैं बहुत अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा, आशा करूंगा कि आप समझ जाएंगे। तो देखिए, राष्ट्रपति, बेटी की शादी पापा जी को करना है तो पैसा कौन देगा, दादाजी देंगे टोटली। लेकिन दादाजी की उम्र हो गई है, डायबिटीज, शुगर वगैरह वगैरह घर में है। एक्चुअली घर का काम कौन करता है, पापा जी, भाग दौड़ यहाँ वहाँ ये करते हैं, सेम काम। अब फोटो हर जगह, आप हर जगह नाम किसका होगा, पापा जी का, लोग इन्हीं को जानेंगे, ये तो बेचारे खटिया पकड़े हुए हैं। ठीक उसी तरह प्रधानमंत्री का नाम हर जगह हर दिन पेपर में आएगा, राष्ट्रपति का बहुत कम आता है, क्योंकि ये दादाजी की तरह ही है, ठीक। और मंत्री परिषद क्या होता है, देखिए मंत्री परिषद मतलब भाई या बेटा, इन सब का हेड प्रधानमंत्री होंगे। अब इस सब नियम कानून बनाएगा। अब इन दोनों के बीच राष्ट्रपति और यानी दादा और जिनके और बच्चे जो बचे, भाई या बेटा इनका, पापा जी का बेटा, इनके बीच कड़ी का काम कौन करेगा, पापा जी। भाई को या पुत्र को, यानी इस पापा के भाई को या इसके बेटा को कुछ चाहिए, बाइक लेना है 10 लाख का, 3 गो बाइक लेना है, 3 भाई को 10 लाख का, तो पैसा तो इनके पास नहीं, हेड तो ये है, तो ये यहाँ से मैसेज देंगे पापा जी को, पापा जी यहाँ कहेंगे, दादाजी कहेंगे क्या होगा, बाइक, तो नहीं खरीदाएगा, और दादाजी को दिए कि देखो बाइक खरीदाएगा तो आ जाएगा। तो ये समझ में आ गया होगा। चलिए, अब यहाँ पे इन चीज़ों को बिल्कुल ब्रीफली तरीके से याद कर लीजिएगा, जो मैंने यहाँ बताया है। टेट में भी पूछा जाता है, टीजीटी में भी पूछा जाता है, और सीजीएल वगैरह में पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, ठीक है। चलिए, संसद, पार्लियामेंट, क्योंकि संसद के थ्रू ही सब कुछ चलना है, तो संसद यानी पार्लियामेंट। अब आर्टिकल भी याद कर लीजिए, 100 माने 7, 9 माने 9, 79 संसद। राष्ट्रपति का आर्टिकल 52 के तहत भारत का एक राष्ट्रपति होगा। संसद 7-9 संसद, तो संसद के 3 अंग, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। राज्यसभा का आर्टिकल कौन होगा, पहले राज्यसभा लिखिएगा तब लोकसभा। 79 के बाद आएगा 80 राज्यसभा, 81 लोकसभा। राज्यसभा लोकसभा में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है, ये फिक्स परमानेंट होता है, क्योंकि प्रति 2 वर्ष पर इसके 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, प्रति 5 वर्ष बाद, और ये लोकसभा का विघटन हो सकता है। राज्यसभा परमानेंट है, याद रखिएगा। पान लो दूसरा, पान खराब हो गया, पान लो दूसरा, याद रखिएगा। पान, पी से प्रथम, ए से अस्थाई, एन से निम्न सदन। पी से प्रथम, ए से अस्थाई, एन से निम्न सदन, यह है एलो मने लोकसभा, पान लो। अब दूसरा पे आइए, डी मने द्वितीय, यू मने उच्च, एस मने स्थाई, एस मने स्थाई, ये आर ए मने राज्यसभा। ये समझ में आ गया आपको। चलिए, वोटर का एज जो है, 61वें संविधान संशोधन 1988 में जो हुआ था, जो कि प्रभावी हुआ था 28 मार्च 1989 को, 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। अब हम इधर आएंगे बहुदलीय व्यवस्था में, और यहाँ 52वां संविधान संशोधन 1985, 10वीं अनुसूची जोड़कर इसमें राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता दिया गया था, जिसको हम दल बदल कानून भी कहते हैं, ये अभी याद रखिएगा। अब यहाँ बहुदलीय व्यवस्था में 8 राष्ट्रीय पार्टी हैं। राष्ट्रीय पार्टी इस तरह से हैं, आपको एक बार मैं दिखा देता हूँ, याद कर लेने हैं। राष्ट्रीय पार्टी में देखिए, पहला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर सबसे पहले इसका गठन मतलब स्थापना हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक एलन एक्टोवियन ह्यूम, A.O. ह्यूम, और ये 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। बंबई के गोकुल तेजपाल संस्कृत विद्यालय में बैठक हुआ था, 72 प्रतिनिधि भाग लिए थे, ये सब याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, एलन एक्टोवियन ह्यूम, 28 दिसंबर 1885, पंजा छाप इसका, ये वाला पंजा छाप, ऐसे पंजा छाप। बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसके संस्थापक हैं। 6 अप्रैल 1980 को इसका स्थापना हुआ। कमल फूल, ये है आपका बीजेपी का। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, यह है एम एन रॉय, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक एम एन रॉय। 26 दिसंबर 1985, हंसिया और बाली इसका जो चुनाव चिन्ह है वो।
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, एक है मार्क्सवादी और एक है नॉर्मल, ये नॉर्मल वाला है। सीपीआई और सीपीएम, इसको सीपीएम कहते हैं। इसके जो संस्थापक हैं ज्योति बसु, 7 नवंबर 1964, हंसिया और हथौड़ा। ठीक। बीएसपी बहुजन समाज पार्टी, यह है कांसीराम, 14 अप्रैल 1984, ये हाथी। एआई ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, इसके जो संस्थापक हैं ममता बनर्जी हैं। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, 1 जनवरी 1998, ये घास फूल है, जोहरा घास फूल। और 7वां नंबर है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, ये दूसरा है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शरद पवार और पीए संगमा मिलकर किए थे। 25 मई 1999 को घड़ी इसका जो चुनाव चिन्ह है। नेशनल पीपुल्स पार्टी, ये बहुत लेटेस्ट पार्टी है। पीए संगमा जो है, और पीए संगमा बता दूं राष्ट्रपति के इलेक्शंस में भी खड़े थे बहुत पहले। 2013 में इसका गठन करते हैं। पुस्तक इसका चुनाव चिन्ह है। चुनाव चिन्ह देता कौन है? चुनाव आयोग। और चुनाव आयोग एक बहुत बड़ी बॉडी है। हम सभी जितने भी लोग हैं, वोटर्स लगभग 80-90 करोड़ से भी अधिक हैं, तो उनको मैनेज करना चुनाव आयोग का ही काम होता है, और वही चुनाव करवाती है। चुनाव आयोग 2 प्रकार के होते हैं, एक तो राष्ट्रीय स्तर का, एक राज्य स्तर का। राष्ट्रीय स्तर का जो होगा वो चुनाव कौन कौन कराएगा? प्रेसिडेंट का कराएगा, वाइस प्रेसिडेंट का, और लोकसभा का, राज्यसभा का, विधानसभा का, विधान परिषद का, इनका कराता है। बट अगर हम यहाँ देखें लोकल गवर्नमेंट्स यानी नगर पालिका और पंचायती राज, इनका जो चुनाव होता है वो कराती है राज्य चुनाव आयोग, याद रखिएगा। राष्ट्रीय मान्यता दल, कोई भी राष्ट्रीय दल को मान्यता कैसे मिलती है? देखिए ये कैसे मिलती है। लोकसभा या विधानसभा आम चुनाव में, चुनाव 3 प्रकार के होते हैं, मैं बता देता हूं। चुनाव 3 प्रकार के, आम चुनाव, मध्यावधि चुनाव और उपचुनाव। आम चुनाव जो प्रति 5 वर्ष पर होता है। मध्यावधि चुनाव जैसे बीच में भांग हो गया ना, तो वो हो जाता है मध्यावधि चुनाव, राइट। मध्यावधि चुनाव क्या हुआ? बीच में जैसे भंग हो गया तो मध्यावधि चुनाव हो गया। और उपचुनाव होता है जैसे कोई मर आ गया तो उसके लिए उपचुनाव किया जाता है। तो ये सब चीजें थी। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, एक स्नैप पॉल आता है। स्नैप पॉल क्या है? स्नैप पॉल क्या है? संसद या विधानसभा को अचानक भंग कर चुनाव कराने को स्नैप पॉल कहते हैं। संसद या विधानसभा चल रहा है, अचानक भंग कर दिए और चुनाव करवा दिए तो उसको स्नैप पॉल कहते हैं। अब देखिए राष्ट्रीय दल को मान्यता कैसे मिलती है। लोकसभा या विधानसभा आम चुनाव में 4 या अधिक राज्यों में जो टोटल वैलिड मत हैं उसका 6% लाइए, और किसी राज्य से लोकसभा में 4 सीट प्राप्त कर लीजिए तो आपको एक मिल सकता है ऐसे। या फिर आप कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर लीजिए, 4 राज्यों में। या फिर लोकसभा में 2% स्थान जीत लीजिए। लोकसभा में 545 मेंबर है, 543 2 नॉमिनेट होते हैं, तो 543 का 2% निकालिए, जीत लीजिए, है ना। राज्य स्तरीय दल जो मान्यता प्राप्त है। विधानसभा कैसे, मतलब राज्य स्तर में, जैसे राज्य स्तरीय बहुत सारे दल हैं, जैसे मैं बता देता हूं कुछ दल के नाम। जैसे आम आदमी पार्टी दिल्ली में और पंजाब में है, जनता दल यूनाइटेड बिहार में है, बिहार में राष्ट्रीय जनता दल है, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में है, और तेलुगु देशम पार्टी आंध्र प्रदेश में है, जननायक जनता पार्टी हरियाणा में है, झारखंड में है झारखंड मुक्ति मोर्चा, इस तरह से। तो जो यहाँ लोकल स्तर पे यानी राज्य स्तरीय पार्टी है उनको मान्यता कैसे मिलती है? तो विधानसभा आम चुनाव में 6% मत लाइए, या तो फिर कुल सीट का 3% या 3 सीट प्राप्त कीजिए, जो भी अधिक हो। लोकसभा आम चुनाव में उस राज्य से कुल वैध मतों का 6%, साथ ही साथ संबंधित राज्य से लोकसभा की कम से कम 1 सीट जीती हो, तो इस प्रकार उनको मिल जाते हैं। अब चुनाव आयोग के बारे में भी मैंने बता दिया, स्नैप पॉल बता दिया, टोटल लगभग चीजें यहाँ पे मैंने क्लियर करने का प्रयास किया है। अब एक बार फिर अच्छे से इस वीडियो को देखिएगा, और अब मैं आपको लिए चलूंगा टेस्ट पर। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, जितने भी मैं ये करा रहा हूं बहुत ध्यानपूर्वक करिएगा, बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा, टेस्ट जरूर लगाइएगा, तो आपका क्वेश्चन छूटने की संभावनाएं ना के बराबर होंगी। तो चलिए हम लोग चलते हैं सीधे टेस्ट पर। ये रहा आपके समक्ष प्रश्नोत्तर, देश की राजनीतिक प्रणाली का ये है प्रश्नोत्तर। आपको यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है, फटाफट उत्तर भी दीजिएगा। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था, आपसे पूछा है कि पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ था, है ना। 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1949 या 15 अगस्त 1947। सही उत्तर बताइए इसमें से। अभी मैंने बहुत डिटेल में बताया कि संविधान बनकर तैयार कब हुआ और संविधान लागू कब हुआ। इसका जो सही उत्तर होगा, पूर्ण रूप से तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949। इसी दिन हम इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किए थे। सही उत्तर ए होगा। दूसरा नंबर देखिए, इनमें से कौन सी राष्ट्रीय पार्टी भारत में नहीं है, ये पूछा गया है। अब देखिए यहाँ पे बहुत शानदार प्रश्न पूछा गया है, जवाब दीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसका डिटेल। सीपीआई, तेलुगु देशम,
नेशनल पीपुल्स पार्टी या सीपीएम? देखिए यहाँ पे सीपीआई जो है और सीपीएम, कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ये दोनों तो है। नेशनल पीपुल्स पार्टी ये लेटेस्ट पार्टी है, 2013 में पीए संगमा बनाए हैं, बट ये तेलुगु देशम पार्टी भारत में नहीं है। अब कहिएगा सर भारत में तो है, लेकिन मैंने पूछा राष्ट्रीय पार्टी, ये तो है, मानता हूं मैं, ये आंध्र प्रदेश की राजकीय पार्टी है, यानी राज्य स्तर की पार्टी है, तो ये सही आंसर होगा 2 का बी। तीसरा नंबर, संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? आज मेरा जो टाइपिस्ट हैं वो थोड़े कुछ समस्या में है, आज वो टाइप नहीं किए तो मैं खुद ही लिख के आपके बीच ला दिया हूँ। संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? ये मैंने बहुत तरीके से भी समझाया भी है कि प्रीएम्बल कैसे बना, कौन लाया। संविधान सभा के 3 बैठकों में तीसरा बैठक 13 दिसंबर 1946 को जो हुई थी, उसी में तो लाया था उद्देशिका का बात, तो उद्देशिका का बात लाए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकृति भी दे दी गई थी। बहुत बढ़िया। प्रस्तावना को हम संविधान की चाबी या कुंजी कहते हैं। राज्यसभा का कार्यकाल होता है, अगला क्वेश्चन वर्षों में बताना है, बताइए 6 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष या स्थायी? राज्यसभा का कार्यकाल पूछा गया है। बहुत सारे लोग यहाँ पे चकमे खा जाते हैं क्योंकि यहाँ पे गड़बड़ कर देते हैं लोग और 6 वर्ष टिक करते हैं। इसका सही उत्तर होगा स्थायी। देखिए राज्यसभा परमानेंट बॉडी है, ये ऐसा नहीं है कि ये मैंने अभी बताया भी है कि राज्यसभा का कार्यकाल खत्म नहीं होता, यह स्थायी है, कार्यकाल नहीं होता है। क्यों अस्थायी है? क्योंकि प्रति 2 वर्ष बाद इसके 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं और फिर नए वाले आ जाते हैं। बट बात करूँ मैं 5 वर्ष, ये लोकसभा का कार्यकाल है, विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष है। 6 वर्ष राज्यसभा के सदस्यों का यानी मेंबर का काल होता है, राइट। 5वां नंबर, बहुत ही शानदार प्रश्न है और यूपीएससी में, यूपीपीएससी में और बहुत सारे स्टेट पीसीएस में पूछे गए हैं। निम्नांकित में से किस प्रकार के प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्य हैं? वास्तविक और लोकप्रिय नंबर 1, नंबर 2 राजनीतिक और नाम मात्र, नंबर 3 औपचारिक और विधिक, नंबर 4 संवैधानिक और नाम मात्र। नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनना है आपको। 1 और 3 होगा, 2 और 4 होगा, 3 और 4 होगा, 1 और 4 होगा। आराम से आप इसका जवाब दीजिए, मैं आपको टाइम देता हूँ थोड़ा। चलिए बिल्कुल आराम से बताइए। शानदार जवाब होगा जो सही उत्तर देंगे, है ना। और मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से अभी थोड़ी देर पहले बताया भी हूं। देखिए इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 3 तो होगा, औपचारिक भी हैं और विधिक भी हैं, है ना, और संवैधानिक और नाम मात्र हैं, यानी 3 और 4 जिनका सही उत्तर आया होगा मेरे दोनों हाथों से डबल थम्स अप, बहुत बढ़िया, है ना। ये अगर आप जवाब दिए होंगे तो बहुत बढ़िया। देखिए कैसे क्वेश्चन पूछा गया है ना। 6ठा नंबर, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा भारत में मतदान करने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? बताइए कौन सा ऐसा संविधान संशोधन था? तो ये था आपका 61वां संविधान संशोधन 1988 जो प्रभावी हुआ था 1989 में। और 52वां जो ये संविधान संशोधन था वो दल बदलू था, है ना, 10वीं अनुसूची जोड़ के दल बदलू कानून बना था। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? देखिए लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक जब भी बुलानी हो, आहूत का मतलब होता है कि बुलाना, बुलाता है प्रेसिडेंट, तो इसका सही उत्तर होगा प्रेसिडेंट। बट अध्यक्षता की बात आएगी, अगर अध्यक्षता करना होगा तो वो करेंगे लोकसभा अध्यक्ष, राइट। अगर अध्यक्षता की बात आएगी तो वो करेंगे लोकसभा अध्यक्ष, बट बुलाते हैं प्रेसिडेंट। चलिए 8 नंबर, संसदीय शासन में वास्तविक शक्ति किसके पास होती है? बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया है। संसदीय शासन प्रणाली में रियल हीरो कौन है? मैंने अभी आपको बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल देके पापा दादा वाला समझाया था, वहां से जाइए, आंसर चुनिए और आंसर दीजिए। संसद, जनता, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। देखिए इसका सही जो उत्तर होगा, संसदीय शासन में वास्तविक शक्ति जो रियल हीरो होता है वो होता है प्रधानमंत्री, याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन अगर औपचारिक रूप से पूछेगा तो प्रेसिडेंट पावरफुल होते हैं। अगला प्रश्न 8वां के बाद 9वां नंबर, चीन की संसद का नाम क्या है? बताना है आपको। नेशनल असेंबली, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, द नेशनल पार्लियामेंट ऑफ चाइना और द डेमोक्रेसी ऑफ चाइना। यहाँ द छूट गया, द डेमोक्रेसी ऑफ चाइना। बताइए 4 में से उत्तर सही चुनिए और विकल्प में टिक करिए।
देखिए चीन में जो संसद का नाम है वो है नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, राइट। आज का 10वां प्रश्न, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? आमतौर पे आपने पुरुष अध्यक्ष पढ़ा होगा, लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष जो कि आपने पढ़ा होगा जीवी मावलंकर। बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं मावलंकर, लेकिन आपसे महिला मैंने पूछा है। तारकेश्वरी, सुचिता कृपलानी, मीरा कुमार या सुब्बाराव कुमारी। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर मीरा कुमार न है, नहीं, ये मीरा कुमार ही हैं, ये लेडी हैं और ये प्रथम महिला अध्यक्षा लोकसभा की बनी। तो इस तरह आपके 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुए और आप अच्छे से बिल्कुल प्रिपरेशन करते रहिए। एक सूचना और आपको इम्पॉर्टेंट दे दूं कि देखो आप लोग पूछ रहे थे कि खोरठा का सिलेबस चेंज होगा कि नहीं, ठीक है। खोरठा के सिलेबस को चेंज होने को पूछ रहे थे, बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे और आपके कमेंट बहुत ही शानदार तरीके से आए और बहुत ही प्यारा कमेंट आपके आते हैं कि सर आप इसी तरह कंटिन्यू करके मेरा जीएस कंप्लीट करा दीजिए। नो डाउट मुझे पढ़ाने में भी बहुत मज़ा आता है, बट ये जो मेन मुद्दा आपका खोरठा वाला है उस पर बता देता हूँ। देखिए सिलेबस इस एग्ज़ाम में यानी सीजीएल एग्ज़ाम में अब चेंज नहीं होगा, ये गांठ बांध लीजिए, जितना आपको दिया गया उतना पढ़िए। ये थोड़ा सा हुआ तो है आप लोगों के साथ बहुत बुरा, मतलब अगर मैं बोलूं कि बुरा तो हुआ है क्योंकि सिलेबस थोड़ा इसका ज़्यादा है खोरठा का, मुझे भी पता है, बट क्या कीजिएगा, एक दुर्भाग्य है ना। बट इस सीजीएल में जो आपका एग्ज़ाम होना है इसमें चेंजेज होने के चांसेस बिल्कुल ना रखिए, उम्मीद छोड़ दीजिए। जितना आपको सिलेबस दिया गया वो किसी तरह पढ़ डालिए। अब ये मत देखिए कि वो कौन क्या कहता है कौन क्या कहता है, आप चुपचाप अपना पढ़ाई जारी रखिए, कंटिन्यूटी के साथ टेस्ट सीरीज लगाते हो लगाइए और बिल्कुल आगे मार्ग पर बढ़ते रहिए, राइट। तो एक तो ये, दूसरा आपका बहुत ही अच्छा चल रहा है 10 टेस्ट सीरीज नागपुरी का, 10 टेस्ट सीरीज नागपुरी का है और एक इसके साथ हिंदी ऐड है, हिंदी और इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश का टेस्ट। तो टोटल 11 टेस्ट मैं दे रहा हूँ और बहुत ही शानदार तरीके से बच्चे इसमें जुड़ भी रहे हैं, बहुत ही अच्छा इनका रिस्पॉन्स आ रहा है। और टेस्ट जो बच्चे दे रहे हैं वो दिल खोल के, मुझे काफ़ी मज़ा आता है, कमेंट भी करते हैं और मैसेजेस भी करते हैं, यहाँ पे ऐप पे भी कमेंट करते हैं, उनका एक ग्रुप बना होता है। क्वेश्चन आपको जो डाउट होते हैं वो पूछ सकते हैं, वहाँ पूछते भी हैं आप लोग, और व्हाट्सएप पे भी मैसेज करते हैं कि सर बहुत शानदार टेस्ट है, ये पहले आपको लाना चाहिए था, है ना। ऐसे वैसे बहुत सारे बच्चे मैसेज करते हैं। तो अगर आप इससे जुड़ना चाहते हैं, बहुत शानदार, नागपुरी का है, लेकिन ये याद रखिएगा नागपुरी का है। तो आपको करना क्या है, आज़ाद जेपीएससी अकेडमी हमारा ये अपना ये एप्लीकेशन है, आज़ाद जेपीएससी अकेडमी, ये हमारा खुद का एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन पे जाना है और आपको ये ऐप इंस्टॉल करके फिर आपको वो जो 10 टेस्ट वाला है, अगर आप इच्छुक हैं तो आप खरीद के टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए, आज़ाद टीम से जो भी आज तक जुड़े हैं वो बहुत फ़ायदे में रहे हैं, बहुत कुछ उनको प्राप्त हुआ है, चाहे वो आप मेरे पेड कोर्स में रहें या अनपेड में या यूट्यूब चैनल पे कहीं भी, आपको आज पता चल रहा होगा। और नो डाउट मेरा प्रयास ही रहता है हमेशा कि आपके साथ बिल्कुल अच्छा हो और आप अपने लाइफ में आगे बढ़ते रहें। और देखिए खोरठा जो भी आपके साथ हुआ, थोड़ा गलत बुरा हुआ है, तो इसमें आप कुछ क्या कर सकते हैं, बट यही है कि आप मेहनत करिए, तैयारी करिए आगे। और जीएस पेपर में मैंने पहले बोला है कि जीएस पेपर में जितना हो सकेगा मैं आपकी हेल्प करूँगा। और हिंदी का मास्टर वीडियो भी अब बनना स्टार्ट हो गया है, जैसे ही बनेगा आपके बीच वो पब्लिश कर दिया जाएगा। चलिए, आज के लिए आप सबको धन्यवाद। जय हिंद।